नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और ये क्विक रिवीजन सीरीज है जिसमें कि हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करेंगे क्योंकि आपका पेपर अब बहुत ही करीब आ गया है। क्विक रिवीजन सीरीज में इसके पहले हमने आधुनिक भारत डिस्कस किया है, हमने पर्यावरण डिस्कस किया है, भारतीय राज व्यवस्था डिस्कस की है। तो अगर आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। मैं आपको बता दूं, टिकोड एग्जाम पे जो भी फाउंडेशन कोर्स है उससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिकोड एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है इसमें 47 टेस्ट पेपर्स है जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 4800 प्रश्न है। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर आप कांटेक्ट करिए। टिकोड एग्जाम की समान हिंदी की पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, चाहे ये प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्नों को आराम से डिस्कस करते हुए चलेंगे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे रॉबर्ट ब्रुक्स फूड को। ठीक है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, काष्ठ और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था किसने? थॉमसन ने। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं, ये याद रखिएगा, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मेसोलिथिक एरा में मिलते हैं आपको, मध्य पाषाण काल जिसे हम कहते हैं। किस पशु को सबसे पहले पालन किया गया था? किसका? तो आप बताएंगे कुत्ता। और अगर आपसे डॉग, और अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस स्थान पे इसके एविडेंस मिले हैं तो आप बताएंगे आदमगढ़। ठीक है। आदमगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ के साथ साथ आप लोग एक स्थान का नाम और याद रखेंगे, बागौर। यहाँ पर लिखा है बागौर आपका कहां पर है? राजस्थान में है। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कम फ्रॉम आदमगढ़ एमपी एंड बागौर इन राजस्थान। और सबसे पहला जानवर कौन था? तो आप बताएंगे कुत्ता। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? महदहा से प्राप्त हुए, याद रखिएगा। महदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए, कहाँ से? महदहा से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, कहाँ से? दमा से। अच्छा, इसके पहले हम महदहा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया महदहा कहां पर है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। उत्खनन वर्ष कौन सा है? 1978 है। खोजकर्ता का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की साइट है तो हो सकता है प्रश्न बन जाए। खोजकर्ता आपका है, खोजकर्ता आपके हैं GR शर्मा, RK वर्मा और BD मिश्र। तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि इस स्थान से आपको हड्डी के उपकरण और आभूषण मिले हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ पे 28 कंकाल मिले हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ग्रेव्स मिले हैं जहां पर आपकी स्त्री और पुरुष दोनों की बॉडी को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है। ये भी चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? तो याद रखिएगा नव पाषाण काल में। ठीक है। याद रखिएगा नव पाषाण काल में खादानों की कृषि मतलब एग्रीकल्चर आपका स्टार्ट होता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? नर्मदा घाटी से। अगला हम देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ। ये तो परीक्षा में कई बार पूछा है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो याद रखिएगा लहुरा देव से। क्लास कई बार ऐसा होता है जो प्रश्न होता है उसमें जो 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं वो आपके अलग अलग दिए रहते हैं, तो ऑप्शंस पे भी कभी कभी आंसर डिपेंड करता है। लेकिन ये 1 लाइनर क्वेश्चंस में हम जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, सीधे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम पाषाण युग तथा लौह युग में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा ताम पाषाण युग को आपके चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, आर्मी मेहरगढ़
कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो कौन सा स्थल है? वो आपका मेहरगढ़ है, याद रखिएगा। नवदा टोली का उत्खनन कराया था किसने? एच.डी. संकालिया ने परीक्षा में पूछा गया है। और नवदा टोली कहां पर है, किस प्रदेश में? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। राग का टीला, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्हाडीहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है वो कौन सा है? वो संगनकल्लू है। ठीक है, याद रखिएगा संगनकल्लू में आपका राग का टीला मिला है। ठीक है, ये एक न्यूलिथिक साइट है। भीमबेटका जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये भीमबेटका केव है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चित्र बना हुआ है लाल उससे। ठीक है, तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं की शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न विभिन्न तरीके से पूछा जा सकता है लेकिन उत्तर एक ही है। अब यहाँ पर देखिए अगला, अजंता, भीमबेटका बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? भीमबेटका है। देखिए सेम प्रश्न को कितने अलग अलग तरीके से पूछा गया है। भीमबेटका गुफाएं कहां पर स्थित है आपकी? तो आप याद रखेंगे रायसेन, अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। यहां पर देखिए गैरिक मृदभांड पात्र जिसको कि OCP कहते हैं का नामकरण हुआ था कहां पर? हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, किस दिशा में? तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है वो कौन सा स्थान है? वो कौन सा स्थान है आपका? बुर्जहोम है। ठीक है, बुर्जहोम, कोल्हाडीवा, ब्रह्मगिरी तथा संगनकुल्लू। ठीक है, जहां पर मैंने बताया है आपको संगनकुल्लू में आपके क्या मिला है? राग का टीला मिला है। में से गर्त आवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो वो बुर्जहोम से मिले हैं। ये भी याद रखिएगा संगनकुल्लू में आपका राग का टीला मिला है, बुर्जहोम में आपको लोगों के मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है साथ में गड़ा हुआ, साथ ही साथ यहाँ पर आपको गर्त आवास भी मिले हैं। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वो कौन सा है? लेखिया है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अंडर आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? वो थे आपके जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहां पर? भोपाल में। चलिए सैंधव सभ्यता के बारे में हम बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है हड़प्पन। ठीक है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता संबंधित है आग ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों गैर आर्य थी ये? क्योंकि ये आपकी एक अर्बनाइजेशन थी। ठीक है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन देखा गया है, नगरीय सभ्यता देखी गई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यहाँ पे जो मृद भांड, यहाँ पे जो बर्तन पाए गए हैं ना, जो खुदाई में जो बर्तन मिले हैं उसकी डेटिंग जब की गई है तो ये काफी पुराने हैं। ये आर्य समाज के जो आपके एविडेंसेस है उससे पुराने हैं, इसी वजह से कहा जाता है सिंध सभ्यता जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये उससे भी पुरानी है। यहाँ पर आपकी अर्बन प्लानिंग देखी गई है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, प्रॉपर रोड बना हुआ था, वेल बना हुआ था, सैनिटेशन के लिए था। ठीक है, बिल्डिंग्स 2 स्टोरी बिल्डिंग भी थी, ये सब चीजें याद रखिएगा। इसके पास चित्र लेखीय लिपि थी। ठीक है, और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इनके पास चांदी तो थी लेकिन यहाँ पे आयरन के यूज के एविडेंसेस नहीं पाए गए हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? जो खुदाई में आपको जो मृद भांड मिले हैं उसके बेसिस पे हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो लिपि का यूज किया गया है अभी उसको डेसिफर नहीं किया गया, मतलब उसको पढ़ा नहीं जा पाया गया है। ठीक है, अभी पढ़े जो ये चित्रकला करते थे, चित्रकला के फॉर्म में जो लिपि लिखते थे, अभी उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ आपका पूर्व आर्य सभ्यता से है। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है, मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे हाथी के भी चित्र हैं, गैंडा भी है, बाघ भी है, लेकिन गाय का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्राचीन स्थल है और पुरातत्व खोज है। लोथल की अगर हम बात करेंगे तो लोथल गुजरात में है, यहाँ पर आपको गोदीबाड़ा मिलता है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है और यहाँ पर जुता हुआ खेत। ठीक है, धोलावीरा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। और बनावली की हम बात करेंगे तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति यहाँ पर है। देखिए क्लास, यहाँ पे जो एविडेंसेस पाए जाते हैं जैसे हल का शेप या कुछ, तो इसका मतलब ये होता था ना कि वो चीज यूज की जाती थी उस समय के लोगों के द्वारा। ठीक है, अब आप देखते हो बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, तो मिट्टी के खिलौने में जो भिन्न भिन्न चीजें रहती हैं वो क्या शो करती कि हम लोग आजकल ये सब चीजें यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब खुदाई में जो मृद भांड मिले हैं उसमें जो पक्की मिट्टी की या कुछ बर्तन मिले वो क्या शो करती कि वहां के लोग उस समय ये सब चीजें यूज करते थे। चलिए उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्लास में कभी ऐसे नहीं हो पाता है। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्थल और नदी, अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे तो ये रावी नदी के तट पर है। हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा, पैडन गोदावरी। ठीक है, पैटर्न गोदावरी। यहाँ पर देखिए बस्ती दी गई है और नदी दी गई है। हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर, ठीक है, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछते हैं। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, परीक्षा में पूछा जाता है। लोथल कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया था जहां पर गोदीबाड़ा मिलता है। कालीबंगा जहां पर जुता हुआ खेत मिला है, खेत वो कहां पर है? राजस्थान में है। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में है। ठीक है, आलमगीरपुर हमने डिस्कस कर लिया, उत्तर प्रदेश में है। बनावली, ठीक है, जहां पर मैंने आपको बताया कि आपकी लिपि में बड़े डी के आकार मिलते हैं, तो यहाँ पे ये हरियाणा में है। न्यामाबाद की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ कहां पर है? आपका हरियाणा में है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के सिंध से स्थित स्थल है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, चाहनुदाड़ो, जुडेड़जो दाड़ो, आमरी, कोटदीजी और अली मुराद। चाहनुदाड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? आप याद रखेंगे J.H. मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो आपको पता है कालीबंगा कहां पर है? बताइए। कालीबंगा तो राजस्थान में है, हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान में है। लोथल कहां है? बताइए। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। याद रखिएगा, रंगपुर कहां पर है? गुजरात में है। ददेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहां पर? पंजाब में। हड़प्पा याद रखिएगा, ददेरी कहां पर है? पंजाब में है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है वो कौन सा है? लोथल गुजरात। ठीक है, और जो आपके हड़प्पा मोहनजोदाड़ो ये आपके पाकिस्तान में है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित कहां पर है? भोगवा नदी के किनारे। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, मतलब यहाँ पे आपका गोदीबाड़ा की बात की गई है, पोर्ट सिटी की बात की गई है लोथल, जहां पर आप याद रखिएगा लोथल गुजरात में है और यहाँ पर आप भोगवा नदी भी याद रखेंगे। परीक्षा में प्रश्न कैसे भी बन सकता है। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह था लोथल था। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो पाटलिपुत्र आपका
इंडस वैली साइट नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल मोहनजोदाड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? रखाल दास बनर्जी, RD बनर्जी, ठीक है, तथा दयाराम साहनी। ये याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो की खोज में किसका योगदान था? RD बनर्जी का योगदान था। और जब हम हड़प्पन की खोज की बात करेंगे, हड़प्पन साइट की, तो दयाराम साहनी। यहाँ पर देख लीजिए, हड़प्पा, दयाराम साहनी। लोथल की बात करेंगे, याद रखिएगा, लोथल में गोदीबाड़ा है जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी है। और यहाँ पर आपके खोजकर्ता कौन है? SR राव। ठीक है, सुरकोटडा की बात करेंगे तो JP जोशी, धोलावीरा की बात करेंगे तो JP जोशी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन थे? A कनिंगम थे। RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स तथा VA स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है वो कौन है? वो आपकी VA स्मिथ है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदाड़ो में से वह स्थल जहां से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं। तो घरों से कुएं के अवशेष आपको मोहनजोदाड़ो में मिलता है। ठीक है, सही कलाक्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के। नगर संस्कृति की बात की गई है तो आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम नगर संस्कृति देखते हैं। उसके बाद लोहे का हल, जब आपका आर्य समाज आता है, ठीक है, आर्य युग आता है, तो उसमें क्या आपके युद्ध होते हैं, तो युद्ध में जो वेपन्स बनते हैं वो लोहे के बनते हैं। आहत मुद्रा, फिर सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह कौन सी धातु थी? तांबा थी। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि मतलब खादान की बात की जाएगी तो उसमें आप याद रखेंगे, क्रॉप्स की बात की जाएगी तो जौ, और अगर पूछा जाएगा जिस धातु का सबसे प्रथम यूज किया था तो आप बताएंगे कॉपर, तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है लोथल से। ठीक है, लोथल आपका गोदीबाड़ा, गुजरात, भोगवा नदी। हड़प्पन संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिलते हैं? ये आपके मिलते हैं धोलावीरा से। ठीक है, धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है, याद रखिएगा। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त था वो कौन सा था? डिवाइडेड था, वो भी आपका धोलावीरा था जो कि गुजरात में है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से मिलता है? धोलावीरा से मिलता है, हमने डिस्कस किया है ये सब। कुंतासी, धोलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहां से द्विशव संस्कार, डबल बरियल का प्रमाण मिलता है वो आपका है लोथल और कालीबंगा। फिर मैं बता दूं लोथल कहां पर है, बताओ? गुजरात में है। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है, जहां से जुता हुआ खेत मिला है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है मानव समाधान। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है कहां से? तो ये याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो से। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था गाय का नहीं मिलता है। अगर गाय का मिलता, अगर देखिए जो भी चित्र आपके अंकन है मतलब बनाए गए हैं, तो इसका मतलब कि वो उस समय वहां पर उपस्थित थे, उनका यूज किया जा रहा था। इन्हीं सब चीजों को एविडेंस मिलते हैं। अब यहाँ पर घोड़े का, गाय का और ऊंट का जो है वो अंकन आपके हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवताओं की कृति प्राप्त हुई है कहां से? कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी ये आपकी मिस्र की सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर क्लास एक इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करूंगी। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे इंडस वैली साइट्स के बारे में बोले तो आपको मैंने बता दिया है आलमगीरपुर आप याद रखेंगे, बारगांव का नाम याद रखेंगे,
हुलास याद रखिएगा, मांडी याद रखिएगा, सनौली याद रखिएगा और सोथी याद रखिएगा। ये सारे इंडस वैली साइट जो है वो उत्तर प्रदेश में है और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब यहां पर देख लीजिए सिटी के नाम दिए हैं। हड़प्पा जो है आपका वो रावी नदी के तट पर है, ठीक है। यहां पर ये किस प्रोविंस में है, ये पाकिस्तानी पंजाब में है, पाकिस्तान में है। 1921 में इसकी डिस्कवरी की थी, मैंने आपको बता दिया था किसने की थी, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे तो इंडस नदी याद रखेंगे आप, 1922 में इसका उत्खनन हुआ था। ये आपके कहां पर है, ये आपके सिंध रीजन में है और आरडी बनर्जी थे। रोपर की बात करेंगे तो सतलज याद रखिएगा। लोथल की बात करेंगे तो भोगवा गुजरात में, कालीबंगा घग्गर राजस्थान, ठीक है। चाहनुदारो इंडस सिंध रीजन में, आलमगीरपुर कहां पर है, हिंडौन नदी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। याद रखिएगा हिंडन नदी या हिंडौन, हिंडन, ठीक है। यहाँ पे सुतकेंदौर की बात करेंगे तो ये बलूचिस्तान रीजन में है। बनावली जो है वो आपका हग्गर नदी के तट पर है और हरियाणा में है। और रंगपुर की बात करेंगे तो ये गुजरात में है, बहादुर में, ठीक है, बहादुर में। तो ये रिवर जो है यहाँ पे क्लास अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको पढ़िएगा। लूसेंट में एक जगह एक बना हुआ है चार्ट, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए वैदिक काल की बात करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, ठीक है। संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो आपका ऋग्वेद है। त्रयी की बात जब भी हम करेंगे, त्रयी में हम 3 वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, याद रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है तो वो कौन सा आपका है, वो ऋग्वेद है। और आपको पता है वेदों में सबसे पुराना वेद भी आपका ऋग्वेद है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें, तो पुरुष सूक्त जो है वो आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। यहां पर देख लीजिए अथर्ववेद की हम बात करेंगे तो इसमें औषधियों से संबंधित जानकारी है। ऋग्वेद की बात करेंगे तो इसमें आपकी प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्तुतियां हैं ईश्वर महिमा की। यजुर्वेद की बात करेंगे तो बलिदान विधि है। सामवेद की बात करेंगे तो इसमें संगीत से रिलेटेड है। अथर्ववेद की जब भी हम बात करते हैं तो ये औषधियों से संबंधित है, लेकिन इसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण की भी जानकारी है। सामवेद की हमने बता दिया आपको, सामवेद की जब भी हम बात करेंगे तो संगीत से रिलेटेड है। यजुर्वेद की बात मैंने आपको बता दिया, इसमें बलिदान विधि है, कर्म कांड की बात की गई है। और ऋग्वेद की बात करेंगे तो इसमें प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर महिमा के बारे में है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह वेद जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो मैंने अभी आपको बता दिया कौन सा वेद है, वो अथर्ववेद है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो याद रखिएगा 1028। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो यहाँ पे 10 मंडल हैं, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। ऋग्वेद की बात करें और यहाँ पे ब्राह्मण की बात करें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण जो है वो आपका क्या है, ऐतरेय है, ठीक है। सामवेद की बात करेंगे पंचविश है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो गोपथ और यजुर्वेद की बात करेंगे तो सतपथ, याद रखिएगा। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है वो कौन सा मंडल है आपका, वो 9वां मंडल है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहां से चलता है, मैंने आपको बताया था यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वो आपका है सामवेद, जिसमें कि संगीत के बारे में है। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी तथा हस्तिनापुर में से वह स्थान जिसकी खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो है आपका अतरंजी खेड़ा, याद रखिएगा। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा है, तो मोक्ष की चर्चा आपका किसमें है, उपनिषद में है। और उपनिषद का मुख्य विषय जो है वो क्या है, दर्शन है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है किसमें, श्वेताश्वर उपनिषद में, याद रखिएगा, ठीक है क्लास, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है।
आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है वो किस उपनिषद में है? वो आपका कठोपनिषद में है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? कैकेय के। ठीक है। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। याद रखिएगा, इसका सही क्रम याद रखिएगा क्लास। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो आपकी सिंधु नदी है। ठीक है। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह कुंभा और क्रमु है। ठीक है। यहां पर देख लीजिए कुछ वैदिक नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम है। जब भी हम कुंभा कहते हैं तो काबुल नदी की बात होती है। परुषणी की बात करते हैं तो रावी नदी की, सदानीरा गंगटक, सुतद्री की तो सतलज। अग्नि, बृहस्पति, घोष तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। किसको? बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी वो आपकी है लोपामुद्रा। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता है, किंतु परिवर्तित काल में उसका प्रयोग किसके लिए होता है? सिक्के में। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में अगर पूछेगा कि निष्क शब्द का क्या अर्थ था, निशक बोलना चाहिए, निष्क नहीं, निशक शब्द का क्या अर्थ था, तो आप बताएंगे इसका अर्थ था स्वर्ण आभूषण, लेकिन उसमें बाद में इसका अर्थ आपका कॉइन से रिलेटेड हो जाता है। ऋग्वैदिक काल में निशक आभूषण था कहाँ का? गले का। 14वीं सदी के ईसवी पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामों लिखे प्राप्त है। मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, बोगज कोई तथा जूनागढ़ अभिलेख में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है वो आपका अभिलेख कौन सा है? बोगज कोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देशों के बारे में लिखा है वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है सतपथ ब्राह्मण में। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगढ़। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है अंग और मगध को। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। याद रखिएगा, गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पारुषणी नदी के किनारे। ठीक है। और आपको पता है आधुनिक नाम इस नदी का क्या है? रावी नदी है। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा के रूप में संबोधित किया जाता है। तो ये कौन सी नदी थी? ये आपकी सरस्वती नदी थी। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जन थे, यदु, दुर्धयु, पुरु, अनु और तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीवों उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार था। ये चीज याद रखिएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता था, तो यव का अर्थ क्या होता था? जौ होता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहां पे? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है किसे? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र थे। ठीक है।
800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वर्ग, ठीक है, मनवंतर और वशानुचरित संकेतक है पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। परीक्षा में पूछा जाता है जय संहिता से किसे संबोधित किया जाता है? तो महाभारत को। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह वासुकी थे। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी धर्मशास्त्र के समय से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है किसमें? छंदोग उपनिषद में। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध था ऋग्वेद से, ठीक है। अवशेषता तथा ऋग्वेद में समानता है। अवशेषता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्य किसे माना गया है? जिसे मारा नहीं जा सकता है, गाय को, याद रखिएगा, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया है किसको? गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है वो है कोश। संस्कारों की संख्या कितनी होती थी? 16 होती थी। जीवोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। तो क्लास, इतनी चीजों को हमने डिस्कस किया क्विक रिवीजन सीरीज में। हम अगली बार मिलेंगे जिसमें हम प्राचीन भारत के और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और बताइएगा ऐसे हम क्लासेस को और कंटिन्यू करें कि ना करें, ठीक है। तो आज के सेशन को यही पे एंड करेंगे। मैं आपको बता दूं, क्विक रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर आप और सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं जहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अब पूरा फोकस अपने रिवीजन पे रखिए, ठीक है। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाइए, मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाइए और चीजों को बार बार रिवाइज करिए ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो। और बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बस पढ़ते रहिए। मैंने आपसे कहा है जब भी मन में डर आए तो अपने आप से कहो कि बस प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, भले पॉइंट नंबर से करूंगा लेकिन करूंगी लेकिन कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। हताश मत होइए। अगर आप निराश होंगे, हताश होंगे तो आप पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। तो जब तक युद्ध लड़ा नहीं है तब तक हार क्यों माननी है? तो पहले एग्जाम में जाओ, अपीयर हो, अच्छे से पढ़ाई करो, तब तक लास्ट मिनट तक पढ़ो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। और जब पेपर हो जाए तो घर पे बैठ के आराम से थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर अपने आंसर्स मिलाओ और फिर आगे के उसके लिए तैयारी करो। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम लोग आने वाले क्लासेस में कवर करते हैं। खूब पढ़िए, समय को मत बर्बाद करिए, बस पढ़ते रहिए। समय आपका एक काम है, बस पढ़ना। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज हेल्पफुल हो रही हो, आपकी मदद कर पा रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।